हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, गले में खराश है, इसलिए ऐसा आवाज़ आता होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में इजराइल और फ़लस्तीन का मुद्दा चल रहा है। फ़लस्तीन के हमास ग्रुप ने इजराइल पे बमबारी कर दिया। परिणाम क्या हुआ कि इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में बवाल हो गया। और बवाल यहाँ तक हुआ है कि आज का जो न्यूज़ है, आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज के न्यूज़ के अनुसार से अमेरिका इजराइल को मदद करने के लिए अपना नेवी तक भेजने को, अपना हर चीज़ देने को तैयार हो चुका है। अब देखते हैं, हम इसका जड़ में जाने का प्रयास करते हैं। इस दोनों के बीच में जो समस्या है उस समस्या का जड़ क्या है। ठीक है, जब तक समस्या के जड़ को नहीं समझिएगा तब तक आप किसी भी मुद्दे को सही तरीके से समझ नहीं सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, हमास के हवाई हमले के बाद जवाब में इजराइल ने युद्ध की घोषणा की। इसके हाल फिलहाल का जो घटना है उस घटना को थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि घटना है क्या। घटना ये है कि 2021 में, मई 2021 में इजराइल की पुलिस ने यरूशलेम में अल-बक्सा नामक मस्जिद है, ठीक है, अल-बक्सा नामक मस्जिद, एग्जाम में ध्यान देने वाले जो स्टूडेंट है, एग्जाम का जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है, वो बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। इजराइल में अल-बक्सा नामक मस्जिद पर छापा मारा। किसने? इजराइल ने यरूशलेम में अल-बक्सा नामक मस्जिद पर छापा मारा, जो इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है। यरूशलेम दरअसल विवादित क्षेत्र आज का नहीं है। अगर आप मध्य काल से, अगर आपको ध्यान होगा, 11th का हिस्ट्री पढ़िए, आपको बहुत चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, 11th की हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें दी भी गई है और बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेंगे भी। क्लियर? इसमें क्या हुआ कि दोनों इजराइल और हमास के बीच 11 दिन का युद्ध शुरू हुआ, जिसमें 200 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए और 10 से ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे गए। देखिए, युद्ध जो भी होता है उसमें आमतौर पर कॉमन जनता का ही नुकसान है और किसी का नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर 2022 में इजरायली शहरों में कई आतंकवादी हमलों के बाद इजराइल के बलों ने इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में, आगे बताऊंगा वेस्ट बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, वेस्ट बैंक में कम से कम 146 फिलिस्तीनी नागरिक को मार दिया। परिणाम क्या हुआ? दोनों के बीच में बवाल शुरू होना तय है, होना ही है। समस्या बढ़ेगा तो होना ही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, फिलिस्तीन विद्रोही गुट हमास की तरफ से फिर जवाब में क्या मिला कि इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए गए और इजराइल की तरफ से युद्ध की घोषणा ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। स्वाभाविक बात है, कोई भी आदमी अपने डिफेंस में हर वो एक्टिव अप्रोच को अपनाएगा जो उसे करना चाहिए। इसके बाद 7 अक्टूबर की सुबह, हाल फिलहाल में, मैं 7 अक्टूबर 2023 की बात कर रहा हूँ, 7 अक्टूबर की सुबह हमास ने गाजा पट्टी से इजराइल पर एक के बाद एक रॉकेट हमले शुरू किए, जिसमें इजराइल पर लगभग 5000 रॉकेट डाले गए, जैसा कि रिपोर्ट कह रही है। 5000 रॉकेट का मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ी हमला है ये। कई बड़े देशों ने इस पर प्रतिक्रिया दिया और परिणाम क्या हुआ? हिंसा की निंदा की गई है। हर हिंसा के बाद निंदा ही की जाती है, दूसरा किया क्या जाता है। देखते हैं आगे। निंदा क्या किया गया है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल में आतंकी हमलों पे गहरा सदमा व्यक्त किया है और कहा है कि हमारी संवेदना और प्रार्थना है निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। हम इस कठिन दौर में इजराइल के साथ खड़े हैं। इंडियन डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, आप लोग को मैं बता देता हूं। आने वाले समय में हमारी बात को ध्यान रखिएगा। जब 5 अगस्त 2019 को
जब सारी चीज़ें थम सी गई थी, उस समय हम लोग तैयारी कर रहे थे सिविल सर्विसेज का दिल्ली में। हम अपने ग्रुप में दोस्तों को मैंने बताया कि कुछ ऐसा होने वाला है जो आज तक कभी हुआ नहीं है, क्योंकि सरकार के कार्य करने का जो तरीका है वो निर्धारित करता है कि वो आने वाला स्टेप क्या उठाएगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन सबके पास होता नहीं है, और या तो उसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ऑब्जर्वेशन को बनाने के लिए। परिणाम क्या हुआ कि सरकार ने संवेदना मृतक के परिवार के प्रति जताया है। तो मृतक के परिवार कहाँ ज़्यादातर है? इजराइल में है। यानी कि इन्होंने सधे रूप में पैलेस्टीन को, जो अभी तक भारत पैलेस्टीन को हर मुद्दे पर साथ देता आया है, अब भारत की स्ट्रेटजी में थोड़ी सी बदलाव देखने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है। इसके बाद चलते हैं, इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी आतंकी हमलों की निंदा की है। फिर यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन, ये नाम याद रखिएगा, आप लोग के एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, हमले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा कि मैं इजराइल के नागरिक के साथ हूँ, यानी इजराइल के साथ। इसके बाद INSA समाचार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी है कि एक सलाहकार ने कहा कि ईरान फिलिस्तीनियों के हमले का समर्थन करता है। मैं बता दूं, ये बातें समाचार वेबसाइट के माध्यम से है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी ने एक सलाहकार हैं, उन्होंने ये बात कहा कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। अब देखते हैं आगे क्या हो रहा है डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं फिलिस्तीन का लोकेशन। फिलिस्तीन एकदम छोटा सा देश, इजराइल और फिलिस्तीन को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये जो छोटा सा देश है, ये फिलिस्तीन है, ये इजराइल है, इसी में फिलिस्तीन है। तो इसके बाद यहाँ देखिए, ये इजराइल का नक्शा है, यहाँ से ये है ना, ये इजराइल का नक्शा है। इधर इजिप्ट है। इसके ज्योग्राफी को पहले ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, बल्कि जो भी बच्चे इस चीज़ को देखते हैं या जो भी कॉमन व्यक्ति देखेंगे, उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा पहले इसका लोकेशन। ये इधर इजिप्ट है, इधर जो है सऊदी अरब यहाँ है, अमन है यानी जॉर्डन है यहाँ पे, इसके बाद लेबनान है ना, और यहाँ सीरिया है, दमिश्क उसकी राजधानी है। क्लियर है? अब हम चलते हैं, लेबनान की राजधानी बेरूट है। देखिए, यहाँ वर्ल्ड के नक्शे में ये वर्ल्ड का नक्शा है, आप देख सकते हैं। इसमें ये छोटा सा देश यहाँ पर इजराइल है, जिसके पश्चिम में मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। मैं इसका डिटेल आगे बताऊंगा आपको। ठीक, देखिए मैटर क्या है। इजराइल के पूर्वी भाग में जॉर्डन और सीरिया है। यहाँ पर देखिए, ये इजराइल का नक्शा है, आप देख रहे हैं, इजराइल का ये नक्शा है। पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है, पिंक कलर, ये जो है विवादित क्षेत्र है, सब इजराइल के अंडर में है। हम जानेंगे कि कब कैसे इजराइल ने अडॉप्ट किया है। इसके पूर्वी साइड में सीरिया और जॉर्डन है। देखिए, सीरिया और जॉर्डन इसके पूर्वी साइड में है। खासकर तैयारी करने वाले छात्र छात्रा बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सामान्य नागरिक को, इस देश के नागरिक को, अपने देश का जिसके साथ जुड़ाव है और लगाव है, उसके बारे में जानकारी तो रखना पड़ेगा ना। तो देखिए, इसके बाद क्या कह रहा है, पश्चिमी भाग में अत्यंत प्रसिद्ध भूमध्य सागर है। देखिए, इजराइल के पश्चिम में मेडिटेरियन सी है ना, यानी कि भूमध्य सागर है। इसके बाद ये सभी अरब देश इजराइल के अस्तित्व को समाप्त करके फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही बनाए रखना चाहते हैं। जितने इसके इस साइड में देखिएगा इजिप्ट है, ठीक है, इजिप्ट मतलब मिस्र है। ये इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, ये चारों ऐसे देश ही नहीं बल्कि और भी जितने भी देश हैं, इस्लामिक देश हैं, इन सभी का मतलब है कि इजराइल का अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए और लेबनान अस्तित्व में बरकरार रहे। यानी सब लोग लेबनान का साथ देना चाहते हैं।
हाँ, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सभी जो है ये पैलेस्टीन का साथ देना चाहते हैं, जितने इस्लामिक वर्ल्ड है सब। आगे देखते हैं, लेकिन इजराइल की सेना इतना आसानी से हार मान जाएगा? इजराइल है अकेला सभी इस्लामिक कंट्री को पानी पिलाने वाला देश अगर कोई है तो वो इजराइल का नाम लिया जाता है पूरी दुनिया में। इस बात को ध्यान रखिए। तो देखिए, अब हम देखते हैं इजराइल की सेना काफी मजबूत है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है यहाँ पे आप देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को सबसे पहले समझ लीजिए आप। ये विवाद अभी जो दिख रहा है वो कोई तत्काल नहीं है, बहुत दिन का विवाद है ये, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 1897 में फिलिस्तीन के क्षेत्र में यहूदी का उत्पीड़न हो रहा था। 1857 में देखिए अल-अक्सा जो क्षेत्र है, और आगे हम लोग बताएंगे इसके बारे में काफ़ी डिटेल, कि 1897 में यहूदियों पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया वहाँ के लोगों द्वारा, चूँकि बहुत कम कम्युनिटी था, उसका संख्या कम था, और परिणाम ये हुआ कि उन पर प्रताड़ना किया जाने लगा। यहूदी ने उत्पीड़न से बचने के लिए जायोनी आंदोलन को चलाया। याद रखिएगा एग्जाम वाले, खासकर बीपीएससी का जो मेंस एग्जाम होने वाला है अगला, ये कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, मेंस में एक पन्ना क्या एक लाइन नहीं लिख पाओगे, मैं लिख के देता हूँ गारंटी इसकी। जायोनी आंदोलन को चलाया यहूदियों ने अपने बचाव के लिए। जायोनी आंदोलन के बाद में यहूदियों को फिलिस्तीनी लोगों के विरुद्ध सफलता मिली और उन्होंने उस क्षेत्र में एक इजरायली राज्य की स्थापना की नींव डाली। ठीक है, विश्व, और इसके साथ साथ अपने बचाव के लिए उन्होंने क्या किया है, देखिए कि विश्व जायोनी संगठन बनाया। विश्व जायोनी का गठन किया, तो उद्देश्य क्या था? यहूदियों को सुरक्षा प्रदान करना, यहूदी को सुरक्षा प्रदान करना। फिर ये देखिए यहूदी समाज के लोग हैं, इनकी यही वेशभूषा है, इनकी यही वेशभूषा है। इसके साथ 1916 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, दरअसल ब्रिटेन के अधीन का क्षेत्र था वो, तो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच साइक्स-पिकोट की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। साइक्स-पिकोट की संधि, साइक्स-पिकोट की संधि के तहत गुप्त समझौता हुआ और ये तय हुआ कि पहला विश्व युद्ध के बाद, पहली जो विश्व युद्ध हुई थी 14 में जो छिड़ा था 18 तक चला, पहले विश्व युद्ध के बाद इजराइल को आजाद कर दिया जाएगा। ब्रिटिश नियंत्रण जो है फिलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ठीक है, फिलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। ये बात आगे बढ़ी दोनों के बीच में। परिणाम क्या हुआ कि बाल्फोर घोषणा हुआ। बाल्फोर एक बहुत बड़े, ये देखिए यहाँ पर द बाल्फोर डिक्लेरेशन 1917 में, यानी 1917 में, ये यहाँ पे थोड़ा गया हुआ है, 1917 में बाल्फोर घोषणा पत्र हुआ, जिसमें एक पृथक देश के गठन के आधिकारिक आधार तैयार किया गया। ये बाल्फोर घोषणा पत्र में 1917 में। अब इसके बाद क्या होता है, 1930 में जर्मनी में नाजी शासन की स्थापना हुई। याद है हिटलर का नाम? हिटलर ने यहूदियों को खूब बढ़िया से अपना हाथ साफ किया है, यहूदियों पर, यहूदी को प्रताड़ित किया है हिटलर ने बहुत अच्छी तरीके से स्थापित होती है, और नाजी शासन द्वारा यहूदियों को खूब प्रताड़ित किया जाता है। क्लियर है? इसके बाद देखिए इसका बेस समझिए, पहले बेस नहीं समझिएगा बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा चीजें। इसके बाद यहूदी लोग इस प्रताड़ना से बचने के लिए जान बचाकर भागते हैं और फिलिस्तीन में आना शुरू हो जाते हैं। फिलिस्तीन में आना शुरू होते हैं, इससे धीरे धीरे फिलिस्तीन क्षेत्र में यहूदी बस्ती का विस्तार होता है, और यही यहूदी बस्ती का बसावट का अरब के वासी द्वारा इसका विरोध किया जाता है, और यही विरोध अरब वर्ल्ड और यहूदियों के बीच में संघर्ष का कारण बनता है, और जो संघर्ष आज तक चलता आ रहा है। बात समझ लीजिए, आज तक चलने का रीजन क्या है? हिटलर ने जो काम किया, हिटलर ने जो प्रताड़ना किया यहूदियों पर, यहूदी भाग के फिलिस्तीन के इलाके में आना शुरू कर दिए, और इसी जुल्म के कारण वो जो अपना जान बचाने के लिए फिलिस्तीन पर आए, फिलिस्तीन के अलावा जितने भी अरब वर्ल्ड के लोग थे, जो इस्लामिक वर्ल्ड के लोग थे, इन्होंने इनकी बसावट का, ये जो आके यहाँ पे अपना अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे,
इसका विरोध किया। इस विरोध ने फिलिस्तीन और इजराइल जैसे दोनों देशों के बीच में विवाद का कारण बना। इवन कहें कि अरब वर्ल्ड और यहूदी के बीच में विवाद का कारण बन गया। अब हम यहूदी और अरब के बीच संघर्ष की शुरुआत, मैंने अभी बताया कारण क्या है। यहूदी और अरब के बीच में संघर्ष की जो शुरुआत हुई है, देखिए तनाव जब दोनों देश के बीच में हुआ तो 1947 में ब्रिटेन द्वारा यह मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के समक्ष भेजा गया, यूनाइटेड नेशन में ले जाया गया। इसीलिए यही मुद्दा ऐसा माना जाता है कि नेहरू जी इसी प्रकार से वो ले जाने का प्रयास किए अपने कश्मीर मुद्दे को यूनाइटेड नेशन में। उनको लगा कि जो फिलिस्तीन और इजराइल का मुद्दा सॉल्यूशन हुआ है उसी प्रकार से हमारा भी मुद्दा सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूल थी। इजराइल और फिलिस्तीन का मुद्दा ही अलग था और भारत में जम्मू कश्मीर का मुद्दा ही अलग था। भारत पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के जो महाराजा थे, राजा हरि सिंह, वो एनेक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ एनेक्सेशन पे साइन किए थे, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था कि हम अपने राज्य को भारत के क्षेत्र में मिलाते हैं। ये मुद्दा ही अलग था। ये गलती नेहरू जी की उस समय मानी जाती है, ऐसा विद्वान कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस मुद्दे पर निर्णय लिया गया और निर्णय में क्या, फिलिस्तीन के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया। फिलिस्तीन के क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर दिया गया और एक भाग फिलिस्तीन बना और दूसरा भाग इजराइल बना, जिसको इजराइल आज आप देखते हैं। वो 1948 में यहूदी इजराइल को स्वतंत्र देश घोषित करवा लेते हैं। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा। परिणाम क्या हुआ? ब्रिटेन द्वारा फिलिस्तीन के क्षेत्र से अपनी सेना हटा लिया गया, क्योंकि ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में था। ब्रिटेन जैसे ही अपने क्षेत्र, इस क्षेत्र से अपनी सेना हटाता है, परिणाम क्या होता है कि अरबों द्वारा यानी इस्लामिक जो कंट्री था वहाँ पर, अरबों द्वारा संयुक्त राष्ट्र के संघ के निर्णय को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें फिलिस्तीन के दो भाग बांटे गए थे। यही इनकार वर्तमान में समस्या का कारण बन गया। अब देख लीजिए यूनाइटेड नेशन कब अस्तित्व में आया है। यहाँ देखिए 24 अक्टूबर 1945 में, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ से भी दे देता हूँ आपको। इसके बाद सैन फ्रांसिस्को में पहला सम्मेलन हुआ था। इसकी आधिकारिक भाषाएं 6 हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चाइना ने G20, चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो भारत के G20 समिट में इसीलिए नहीं आए क्योंकि उसमें लिखा था वसुधैव कुटुंबकम, और वो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा यूनाइटेड नेशन में रिकॉग्नाइज नहीं है, प्रमाणित भाषा नहीं मानी गई है, इसीलिए वह ये बहाना बनाकर वो भारत में G20 समिट में नहीं आए। तो 6 इसकी आधिकारिक भाषा क्या है इसको देखिए। एक है अंग्रेजी, दूसरा है फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूस। क्योंकि चीन की भाषा है इसीलिए उसको अच्छा लगता है, तो नोट कर सकते हैं आप लोग। अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, चीनी और रूस, ये 6 भाषा है जो यूनाइटेड नेशन की आधिकारिक भाषा है। अब देखिए वर्तमान में कितना सदस्य है? 193। लास्ट का सदस्य कौन सा है? साउथ सूडान जिसको बोलते हैं, वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का है। एंटोनियो गुटेरेस अभी वर्तमान के महासचिव है, जो आए थे आपके G20 में हिस्सा लेने। प्रमुख अंग क्या है इसका? जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो जनरल असेंबली है वो है। सिक्योरिटी काउंसिल है, इसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब इसी के अंदर आता है, जिसमें बार बार पाकिस्तान जाता है। इंडस रिवर ट्रीटी जो है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसको लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसी में जाता है। इसके बाद सेक्रेटेरिएट है। ये सब यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। आपको चूंकि यूनाइटेड नेशन का मुद्दा आया है और यूनाइटेड नेशन ने ही फिलिस्तीन को 2 भागों में बांटा, एक भाग फिलिस्तीन को दिया और दूसरा भाग जो यहूदी लोग थे उनके लिए इजराइल बना। कब? 1948 में। और आपको मालूम होगा कि इजराइल पहला ऐसा देश है जो आज़ाद होते ही भारत को समर्थन दिया, क्योंकि भारत के क्षेत्र में जितने यहूदी आए हैं सबको भारत ने यहूदियों को गले लगाया, उसके साथ धोखा आया, उसके साथ कोई बदतमीजी टाइप का चीज़ नहीं किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद मुद्दा कहाँ चला है, चलिए देखिए 1948 में जैसे ही मानने से इनकार कर दिया अरब वर्ल्ड ने,
यूनाइटेड नेशन के रिकॉग्नाइजेशन को या यूनाइटेड नेशन के समझौता को जैसे ही मना कर दिया इजराइल अरब वर्ल्ड ने, सेम उसी प्रकार चार देश इस्लामिक देश, 4 देश कौन कौन है देखिए। मिस्र यानी इजिप्ट, यहाँ देखिए मैं दिखा देता हूँ आपके मैप पर। मिस्र, इसके बाद इराक, इसके बाद सीरिया और इसके बाद जॉर्डन। ये चारों देश मिलकर एक छोटे से देश देखिए यहाँ इजराइल है, इस पे हमला कर दिया। चारों बगल से हमला किया, बेचारा कहीं के नहीं, चारों बगल से इजराइल पर हमला कर दिया। और परिणाम ये हुआ, ये इजराइल है आपका, परिणाम ये हुआ कि इजराइल ने अकेले चारों देश को नाक में दम कर दिया और परिणाम इजराइल के पक्ष में गया। चारों देश हार गए। अंततः इजराइल के साथ इजिप्ट को समझौता करना पड़ा। और आपको मालूम होगा कि मिस्र यानी इजिप्ट पहला ऐसा अरब देश है जो इजराइल को मान्यता दिया था। मैं आगे लिखूंगा इसमें कि क्या था। देखिए उसी को मैंने लिखा है कि अकेले चारों देश की संयुक्त सेना को हरा दिया है। परिणाम क्या हुआ? यरूशलेम का पश्चिमी हिस्सा इजराइल के कब्जे में आ गया। यरूशलेम जो धार्मिक स्थल है जिसको लेकर विवाद है, उसका पश्चिमी हिस्सा इजराइल के अधीन आ गया और पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के पास ही रहा। पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के पास ही रहा है। अब देखिए हम इसका मैप में समझते हैं। मैप में क्या समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर यही है आपको जेरूशलेम है। इसका पूर्वी हिस्सा इजराइल का, पश्चिमी हिस्सा पूर्वी हिस्सा इजराइल का। देखिए अभी मैंने बताया है ना कि पश्चिमी हिस्सा इजराइल का, पूर्वी हिस्सा जॉर्डन के पास रहा है। यहाँ देखिए पूर्वी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा आ गया इसका इजराइल के पास और पूर्वी हिस्सा जो है ये जॉर्डन के पास रह गया। यही इसका कॉन्सेप्ट था। अब क्या कह रहा है? युद्ध के बाद इजराइल ने विस्तारवादी नीति अपनाई। स्वाभाविक बात है, जब युद्ध में जीत होती है तो हौसला नहीं हारा जाता है, आगे की रणनीति पे काम किया जाता है। युद्ध में जीत के बाद इजराइल ने क्या किया? अपनी नीति बनाई। किसकी? विस्तारवादी की नीति। और आगे चलकर इजराइल की संसद ने 1980 में एक कानून बनाया जिसके तहत संपूर्ण यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित कर दिया गया। और इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लड़े गए इसी पहले युद्ध का परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में फिलिस्तीन के लोग या तो मारे गए थे। इसमें बहुत सारे लोग फिलिस्तीन के मारे गए थे या उन्हें वहां से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। इसी कारण उस क्षेत्र में फिलिस्तीन शरणार्थी के संकट को गहराने का मौका दिया। इजराइल ने जब फिलिस्तीन पर हमला किया तो परिणाम क्या हुआ? या तो बहुत सारे फिलिस्तीन के लोग मारे गए या फिर बहुत सारे लोग फिलिस्तीन से भागकर इधर उधर भटकने लगे। इसने एक वैश्विक समस्या को जन्म दिया जिसको फिलिस्तीन शरणार्थी क्राइसिस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही है देश, देखिए यही गाजा स्ट्रिप है, गाजा पट्टी है, ये आपका गोलन हाइट है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, सबके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। देखिए फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, जब इजराइल जीत गया इसके बाद फिलिस्तीन में एक संगठन बनाया जिसका नाम था फिलिस्तीन मुक्ति संगठन। ये इसका लोगो है, देखिए लोगो है। परिणाम, मुख्य उद्देश्य क्या था? फिलिस्तीन के लोगों का पुनर्वास करना, जो भाग गए थे, इधर उधर जिंदगी जी रहे थे, उन सबको बुलाकर उनको रिहेबिलिटेट करना और सुरक्षा उनको सुनिश्चित करना, उनकी भलाई के लिए काम करना। इसके बाद भारत ने, अब यहाँ पर भारत का कॉन्सेप्ट आता है। भारत क्या कर रहा है? भारत ने 1974 ईस्वी में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता प्रदान की। उस समय इसको औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला भारत विश्व का पहला गैर इस्लामिक देश था या गैर अरब देश था। इजराइल मतलब फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को मान्यता देने वाला
भारत पहला गैर अरब देश था जो 1974 में दिया था। इसमें भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, हर जगह डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आपको नजर आएगा। 1988 में भारत ने फिलिस्तीन को भी औपचारिक रूप से एक देश के रूप में मान्यता दिया। भारत ने 1988 में, ये सब क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, भारत ने फिलिस्तीन को आधिकारिक रूप से देश का मान्यता कब दिया? 1988 में। और 74 में उसकी संगठन जो थी फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा को मान्यता दिया। फिलिस्तीन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे पर भारत इजराइल के विरुद्ध और अरबों के साथ यानी फिलिस्तीन के साथ हमेशा से वोटिंग करता आ रहा है यूनाइटेड नेशन में, और उसके पक्ष में मतदान करता आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ देखिए, 6 दिवसीय युद्ध, इसका परिणाम फिर 6 दिवसीय युद्ध होता है 1967 में, 1967 में। इसमें क्या होता है देखिए, तीनों अरब देशों के संयुक्त सीरिया, जॉर्डन और मिस्र फिर अटैक कर देता है इस पर, किस पर? इजराइल पर। सीरिया देखिए, जॉर्डन है, इसके बाद सीरिया है, उसके बाद जॉर्डन यहाँ पे है, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया। ये तीनों देश मिलकर फिर एक छोटे से देश इजराइल पर अटैक कर देता है, अटैक कर देता है। इजराइल कहाँ हारने वाला है भाई? इजराइल हार जाएगा। आपको लगता है इतना पावरफुल देश, इतना छोटा सा देश, टेक्नोलॉजी में माहिर है, अरब वाले बाबा आजम खां के ज़माने के हथियार लेके चला रहे हैं। आई बाबू साहब आधुनिक बंदूक और स्नाइपर और आधुनिक टेक्नोलॉजी डोम सिस्टम बनाया हुआ है, मिसाइल के आक्रमण को रोकने के लिए। मैं इसमें बनाऊंगा टेक्निकल वीडियो, उसमें बताऊंगा डिटेल से। तो देखिए, फिर इसने क्या, इजराइल ने तीनों देश की संयुक्त सेना को बुरी तरह पराजित किया और परिणाम क्या हुआ? सीरिया का गोलन हाइट, इस क्षेत्र को इजराइल का हिस्सा बना लिया। देखिए यहाँ पर सीरिया का गोलन हाइट है, सीरिया का सीरिया है यहाँ, सीरिया के अंदर में ये गोलन हाइट जगह का नाम है, ठीक है। गोलन हाइट को इजराइल का हिस्सा बना लिया। अब लड़ो, लड़ते लड़ते तुम्हारी स्थिति खत्म होती जा रही है। 4 देश मिलके तुम इजराइल को नहीं हरा पा रहे हो, अंग्रेजी बतियाते हो, कहानी खत्म हो रहा है। हार मानकर इन देशों ने क्या किया? इजराइल के साथ समझौता किया। दोस्तों, इजराइल के साथ इजिप्ट ने मजबूरन समझौता किया, है ना। समझौता का परिणाम क्या हुआ देख लीजिए। इजराइल ने इसके अलावा इजराइल ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को अपने अधिपत्य में ले लिया। देखिए यहाँ वेस्ट बैंक, ये जो वेस्ट बैंक है, ये इलाका, इसको अपने अंडर में ले लिया। यहाँ पर देखिए, ये है वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद क्या हुआ? पूर्वी यरूशलेम, जो उस समय में फिलिस्तीन का हिस्सा था, पूर्वी यरूशलेम, इस यरूशलेम को के पूरे क्षेत्र को अपने अंडर में ले लिया इजराइल ने इस युद्ध के बाद। देखिए कितना नुकसान हुआ। कहावत है ना कि थान हारे तहारे गज न फाड़े, गांव में वही हाल इसका है कि क्षेत्र हारता जा रहा है, लेकिन एटीट्यूड है कि भाई हम उसको हराएंगे। 4 देश मिलके हरा नहीं पा रहे पूरे अरब वर्ल्ड उसको, अब क्या करोगे? आगे देखिए, इजराइल ने मिस्र नामक देश से गाजा पट्टी और सिनाई का क्षेत्र ले लिया। इजराइल ने सीरिया का गोलन हाइट लिया, जॉर्डन से पूर्वी यरूशलेम छीन लिया, और जो इजिप्ट है उससे सिनाई का जो इलाका है और गाजा का जो इलाका है, इसको भी इजराइल में मिला लिया। 1967 के युद्ध का परिणाम ये सब था। आप देख लीजिए कितना बड़ा हानि हुआ है अरब वर्ल्ड को, इसके बावजूद भी थरथराई पर उतरे हुए, क्या कीजिएगा, है ना। इसके बाद बदले में इजराइल को आधिकारिक तौर पर मान्यता प्रदान करने वाला मिस्र पहला अरब देश बना। देखिए, इससे पहले मान्यता प्रदान नहीं कर रहे थे, अब क्या हो रहा है? मान्यता प्रदान कर दिया। कब? अपने संपत्ति हारने के बाद। तो अकल ठिकाने में आई जब वस्तु हाथ से निकल गई, अपने जमीन हाथ से निकल गई। जोरू और जमीन जो है दोस्तों, दुनिया में युद्ध का और विवाद का सबसे बड़ा कारण रहा है। इतिहास उठा के देखिए,
अपने वर्चस्व के लिए लड़ी गई लड़ाई कहीं न कहीं इसी दो एसेट के आधार पर हुआ है। गौर कीजिएगा इसको, इतिहास के पन्नों में सारे चीज़ अंकित है, आप पढ़ते नहीं हैं, उसमें हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है। आप पढ़िए, चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, तब समझ में आएगा कि मुद्दा क्या है। ठीक है, अब देखिए ये सारी कंडीशन जब हुआ, परिणाम क्या हुआ कि हमने इजराइल ने इजिप्ट के साथ समझौता किया, और समझौता में क्या हुआ, इजराइल समझौता करके सिनाई प्रायद्वीप वापस कर दिया। किसको? इजिप्ट को। सिनाई प्रायद्वीप जब वापस किया तब जाके इजिप्ट ने यानी मिस्र ने इजराइल को आधिकारिक मान्यता दिया, और आधिकारिक मान्यता देने होगा भारत के पर्सपेक्टिव में कि भारत हमेशा अभी तक किसका साथ दे रहा था? अरब वर्ल्ड का साथ दे रहा था, यानी कि पैलेस्तीन का साथ दे रहा था। पैलेस्तीन जिसको फिलिस्तीन कहते हैं। अब ऐसा एक्सपर्ट लोग कह रहे हैं, विदेश मामलों के जो जानकार हैं वो कह रहे हैं कि अब भारत का रुख थोड़ा सा बदला है, और बदलने का कारण भारत का अपना इंटरेस्ट है। भारत किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता है, और न ही भारत ये चाहता है कि कोई देश हम पर दबाव बनाए किसी भी मुद्दे को लेकर। इसलिए ये मामला उखड़ के आया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। हम एक वीडियो इस पर और बनाएंगे आपको, और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हमास क्या है, इसके साथ साथ इजराइल के पास कौन सी टेक्नोलॉजी है जो ऐसे खतरनाक संगठन से वो अकेले लड़ जाती है, इवन पूरे अरब वर्ल्ड से लड़ जाती है, और उसे हरा नहीं पाता है कोई। आपने 2 युद्ध देखे हैं 1947-48 में, चारों देश मिलकर अटैक किया, फिर 67 में तीनों देश मिलकर अटैक किया, लेकिन फिर भी इजराइल का बाल बांका नहीं कर पाया। ये उसकी ताकत है, ये उसका कॉन्फिडेंस है।